नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका साथी, आपका शुभचिंतक डॉक्टर आलोक यादव। साथियों, आज एक बड़ा खराब ट्रेंड चल रहा है जिसमें हर विरोध को शासक वर्ग के विरोध में बताकर राष्ट्र प्रेम के साथ जोड़ दिया जा रहा है। साथियों, लोकतंत्र की सबसे बेहतरीन खूबसूरती होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, यह जरूर है कि यह स्वतंत्रता निर्माण के लिए होनी चाहिए। यह स्वतंत्रता शासक वर्ग को सच्चाई से रूबरू कराने के लिए होनी चाहिए। विध्वंस के लिए कतई और किसी प्रकार से यह स्वतंत्रता स्वीकार्य योग्य नहीं है। और यह भी है कि अगर आप गलत देखकर भी शासक वर्ग को बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में बहुत सारी खुशियां भी हम लोगों को प्राप्त हुई। हम लोगों ने देखा कि हमारे युवा छात्र जो विदेशों में कई राष्ट्रों में फंसे हुए थे, इंडियन एयरलाइंस की मदद से उनको निकाला गया। इसके बाद अभी खबर प्रसन्नता की यह आई कि कोटा में जो युवा हमारे साथी फंसे हुए थे उनके लिए भी सरकार ने निकालने का विशेष उपबंध या प्रावधान किया। लेकिन इसके साथ एक प्रश्न आपकी जेहन में ये मैं छोड़ के जाना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर, दैनिक काम करने वाले व्यक्ति अपने गांव की ओर जब लौट रहे थे तो उन पर शासन प्रशासन के द्वारा क्या किया गया, यह आपके लिए सोचनीय बात है। आज की घटना है कि फरीदाबाद से सोनभद्र तक एक ट्रक में 97 मजदूर लद के बिहार जा रहे थे। सोनभद्र की सीमा पर जब प्रशासन ने उन्हें रोका तो 4 दिन से भूखा बच्चा जो अंदर था वो रोने लगा और उसके रोने के कारण वो 97 मजदूर पकड़े गए, क्वारंटाइन उनको कर दिया गया है। बहुत गलत किया उन्होंने कि लॉकडाउन को तोड़ा। लेकिन एक मूल प्रश्न आपकी जेहन में यह भी होना चाहिए कि एक मासूम 2-2.5 साल का बच्चा सहित पूरा परिवार शहरों से क्यों भाग रहा है? मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर मैं आपके जेहन से चाहता हूं। साथियों, एक हमारा राष्ट्र का बड़ा प्राचीन नारा है, जब जब देश को आपत्ति विपत्ति पड़ी है, इस नारे के इससे संबद्ध लोगों ने हमेशा सहायता की है। वो है जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। अगर इन तीनों चीजों को हम देखें तो जय जवान क्यों कहा जाता है? आज आप देखेंगे कि हम शांति से अपने घरों में इसलिए सो पा रहे हैं कि बॉर्डर पे हमारे साथी जवान अपने प्राण की आहुति देकर भी हम लोगों के लिए सुरक्षा प्रावधान कर रहे हैं। इस कोरोना की महामारी में आप देखें शासन प्रशासन कितनी तल्लीनता से लगा हुआ है जब हम लोग घर में आराम कर रहे हैं। अभी कल लुधियाना में एसीपी कोरोना से उनकी शहादत हो गई। मध्य प्रदेश में एक एसआई कोरोना के कारण शहादत हो गई। दिल्ली में 50 कांस्टेबल क्वारंटाइन किए गए। ऐसे ही पूरे देश में हजारों हजार शासन प्रशासन के लोग सिर्फ और सिर्फ हमें बचाने के लिए कोरोना की बीमारी से ग्रस्त हो गए। तो वास्तव में इस राष्ट्र में जय जवान का नारा जो है फलीभूत होता है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं जय किसान कि एक समय ऐसा था कि भारत में इतना अनाज भी पैदा नहीं होता था कि हम अपने भारत के निवासियों के लिए भी अनाज पैदा कर सकें। आज इतना अनाज पैदा होता है कि हम अपने लोगों को पेट भरने के साथ साथ कई राष्ट्रों के भी पेट भरते हैं, अर्थात निर्यात करते हैं। यह सम्मानजनक स्थिति, यह गौरवपूर्ण स्थिति आखिरकार कैसे आई? यह हमारे अन्नदाता कृषकों के द्वारा ही आई। लेकिन आज आप देखेंगे कि कृषि एक घाटे का सौदा होता जा रहा है। कृषि में सीमांत कृषकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है और बाहरी सबसे ज्यादा मजदूर जो आपको मिलेंगे वो किसी न किसी सीमांत कृषक
या छोटी खेती करने, छोटी जोत रखने वाले आपको श्रमिक ही मिलेंगे। हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि किसान बहुत चतुर हो गया है, बहुत लूटता है। हम ये भी शिकायत करते हैं कि 35-40 रुपए लीटर दूध किसान बहुत महंगा बेचता है, लेकिन हम 20 रुपए लीटर पानी की बोतल खरीदना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। 6 महीने दिन रात एक करके मेहनत करके अनाज उगाने वाला, गेहूं उगाने वाला कृषक उसको जब मंडी में लेके जाता है तो 21, 22, 23 रुपए के उसको रेट मिलते हैं। वही अनाज खरीद के मल्टीनेशनल कंपनियां मात्र पीस के 30 से 35 रुपए किलो मार्केट में बेचती हैं, तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप जरा सोचिए कि श्रम का सही मूल्य किसको मिल रहा है और अतिरिक्त मूल्य किसको मिल रहा है। आज भी भारत में 5 लाख गांव और 70% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात ये आप मान के चलिए कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास कभी नहीं हो सकता है। हमें उन पे काम करने की आज भी बहुत जरूरत है। तीसरे हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि जय विज्ञान। अब हम लोग अंतिम बिंदु बात करते हैं जय विज्ञान की। भारत विश्व का इकलौता ऐसा राष्ट्र है जहां पर परंपरा और आधुनिकता का एक सामंजस्य पाया जाता है, लेकिन अब ये सामंजस्य असंतुलन की अवस्था तक आ गया है। और इस असंतुलन की अवस्था पर हमारे युवाओं ने धार्मिकता का गलत प्रभाव इतना युवाओं के मन मस्तिष्क में कर दिया है कि जिनकी घटनाएं हम लोगों को सामने दिखाई देने लगी हैं। हम लोग चिकित्सा पे, विज्ञान पे, शिक्षण संस्थान पे अब बात नहीं करना चाहते। हम ये बात करना चाहते हैं कि पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है। हम ये बात करना चाहते हैं कि फला धर्म के लोगों को हम कैसे प्रताड़ित करें। हम ये बात करना चाहते हैं कि हम कितनी बड़ी सनातन संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। ऐसे विस्फोटक विचारों के परिणाम भी आने चालू हो गए हैं। मॉब लिंचिंग एक नया शब्द है। आप देखेंगे कि अभी महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग में 2 साधुओं की हत्या हो गई। आप देखेंगे उससे पहले बहुत सारे अबोध लोग इस विस्फोटक विचार के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। साथियों, आपके पास इस लॉकडाउन में बहुत सारा समय है सोचने का, समझने का, चिंतन करने का कि आप जा किस ओर रहे हैं। और इस खाली समय में भी आप ये निर्णय नहीं ले पाए कि हमें अपने बच्चों को और युवाओं को किस ओर ले जाना है, कौन सी विचारधारा राष्ट्र का सही प्रतिनिधित्व करती है, तो फिर भारत का भविष्य आपके ऊपर ही निर्भर होगा। मेरा पेज, मेरे विचार आपको सही लगते हो तो मेरा पेज सच पे नजर को फॉलो करें, लाइक करें, शीघ्रता से जुड़ें, जिससे सबसे पहले मेरे विचार आप तक पहुंचे। धन्यवाद।